वेलकम एवरीवन। आज की वीडियोस में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे, सो लेटेस्ट जो आपका यहाँ पे एडीक्यूटी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के, सो इस वीडियोस में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस रिलेटेड होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एडीक्यूटी पैटर्न पे होगा। और आपने ये देखा होगा कि जो पहले एग्ज़ाम हो रहा था टीसीएस पैटर्न पे और अभी जो एडीक्यूटी पैटर्न पे हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका डिफ़िकल्टी लेवल हाई हुई है। तो इसी का पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपका अपकमिंग जो एग्ज़ाम है एसएससी का, और जो हमारा पैटर्न हो रहा है एडिक्विटी पैटर्न पे, इस पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलो आप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ए सीरीज इज गिवन दैट with one term missing select the correct alternative from the given ones that will complete the series। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 है, 6 है, 22 है, 49 है, 65 है। ठीक है, इसको फिर से यहाँ पे लिखते हैं जो आई थिंक ये ज़्यादा विजुअल होगा आपके लिए। 49 है, फिर क्या है, 65 है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना स्क्वायर का पैटर्न पता चल रहा है, ठीक है, ना क्यूब का, ना मल्टीप्लिकेशन या फिर आपका 0.5 वाला कॉम्बिनेशन जो आता है यहाँ पे, 0.5 हो गया फिर 1, फिर आपका 1.5, ऐसा भी यहाँ कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक बेसिक अप्रोच लगाते हैं, क्या यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना है, 5। फिर 5 में 22 में 6 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 16। फिर 49 में 22 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया आपका, 27। फिर 65 में 49 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया, 16। ठीक है, अभी तक हमारे पास इतना ही डाटा है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे 16, हमें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है 27, हमें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है 16। अब यहाँ पे से डाउट ये आ रहा है, ये तो देखो 4 का स्क्वायर है, ये हो गया आप कह सकते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 4, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो क्या फिर यहाँ पे आप 3 का क्यूब आएगा, और उससे पहले क्या यहाँ पे भी 3 का क्यूब आना चाहिए, तभी तो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। बट हम यहाँ देख रहे हैं तो 5 है, तो दैट मीन्स ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप अगर इसमें देखें 5 4 3, तो अगर हम 2 का पावर 4 कर दें तो दैट मीन्स 16, और यहाँ पे 5 का पावर 1 कर दें तो 5। तो अब देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 4 3 2। तो अब जो पैटर्न अपकमिंग आएगा वो क्या आएगा, 1 का। और यहाँ पे आप पावर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 का पावर मतलब 5 का पावर 1 रहा, फिर जो नंबर आया उसका पावर 2 है मतलब स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर यहाँ पे पावर 4 आया। तो दैट मीन्स अब क्या नंबर आने वाला है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 2 का पावर 4, 3 का पावर क्यूब, 4 का पावर 2, 5 का पावर 1, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 का पावर 5। अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमारा यही आना चाहिए। तो 1 का पावर 5, जो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए वो 1 का पावर 5, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या होगा, जो इस दोनों का टर्म हम लें तो डिफरेंस आपका 1 होगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 66 माइनस 65 इक्वल टू 1। तो आपको पैटर्न समझ में आया। बेसिकली आप लॉजिक देखिए कि किस तरह का लॉजिक यहाँ पे एग्ज़ाम में यूज़ किया जा रहा है, आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, और यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 66। अभी और भी क्वेश्चन है, जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एडिक्विटी इज कोडेड एज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एडिक्विटी एक यहाँ पे इसको कोड करके क्या लिखा गया, 44686927, ये आपका कोड करके लिखा गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ विल एसएससी एग्जाम बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। मतलब यहाँ जो लॉजिक फॉलो हो रहा है इसी बेसिस पे हमें इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखें,
बेसिक अप्रोच हम इसका क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 5, लेकिन यहाँ पे हम नंबर में देख रहे हैं कहीं भी 5 नहीं है। तो दैट मीन्स एक लॉजिक ये हो सकता है कि अगर ई का यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू नहीं है तो ये अप्रोच हो सकता है कि इसका जो अपोजिट लेटर होगा, इसका जो अपोजिट लेटर होगा दैट इज़ वी, इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगा। तो वी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देख रहे हैं तो 22, लेकिन यहाँ 22 भी नहीं है। लेकिन अगर हम डी का देखें तो डी का एज इट इज़ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है 4। फिर हमने यू का देखा तो यू का भी आपका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जो है कितना होता है 21। उसके बाद क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6। तो हमें ये पता है 6 जैसे हम देखें यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू तो दैट मीन्स हमें पता है एफ़ का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है वो 6 होता है और यू का अपोजिट लेटर होता है एफ़। तो दैट मीन्स कुछ तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्यू, क्यू में आपका क्या आ गया 8 आ रहा है और क्यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हम देख रहे हैं तो 17 और यहाँ पे क्या है 8। तो दैट मीन्स ये हो सकता है कि 1 + 7 को ऐड कर रहा हो तो 8 आ जा रहा है। फिर हम यू में देख रहे हैं तो सेम आपका 6 आ रहा है। फिर आई में हम देखें तो आई में आपका जो है यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज़ 9। अब आप बोलोगे कि आई का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी है 9 होता है, लेकिन अगर हम यू वाला कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे आप देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यू का अल्फ़ाबेटिकल वो वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा था 21, लेकिन यहाँ पे क्या आया है 6। तो दैट मीन्स यू का जो अकॉर्डिंग टू जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है जो 6 बताया जा रहा है, तो 6 क्या बेसिस पे बताया जा रहा है, 6 बताया जा रहा है आपका, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एफ़ का अपोजिट लेटर और मतलब जो एफ़ अपोजिट लेटर है यू का, एफ़ का यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो रहा है 6। तो क्या यहाँ पे भी आई का सेम लॉजिक होगा। तो दैट मीन्स आई का अपोजिट लेटर्स क्या होता है आर, आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 18। अब 1 + 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ भी होगा 9, लेकिन एफ में तो एक ही टर्म था। तो ये हो सकता है कि जो यहाँ पे वॉवेल है हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि देखो ई भी वॉवेल हो गया, यू भी वॉवेल हो गया, फिर आई भी वॉवेल हो गया और यू भी यहाँ पे वॉवेल है। तो यहाँ पे कितना वॉवेल आ रहा है दैट इज ई यू यू आई, टोटल 4 है नंबर ऑफ वॉवेल्स यहाँ पे, ठीक है। बाकी क्या आपका कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल में भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि वॉवेल का जो अपोजिट लेटर्स है उसका जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, इसका जो आपका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है इसको आपस में ऐड कर देना है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे क्या आया ई का हम लोगों ने देखा अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 5, लेकिन 5 तो यहाँ पे नहीं है। तो ई का अपोजिट लेटर क्या होता है वी। अब वी का हम लोग देखें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दैट इज़ 22। तो 22 को 2 + 2 कर रहे हैं तो हो जा रहा है 4। तो ये देखिए आपका 4 है यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका वॉवेल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है उसका क्या देख रहे हैं हम कि उसका एज इट इज़ लिखा जा रहा है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू। देखो डी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 4, एज इट इज़ लिख दिया गया। और उसके बाद क्या आया क्यू, तो क्यू का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू का मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना है 17। तो 1 + 7, तो दैट मीन्स कॉन्सोनेंट में अगर आपका अल्फ़ाबेटिकल जो है वैल्यू आ रहा है दो मतलब आ रहा है दैट मीन्स आप कह रहे हैं डबल डिजिट में, तो उसको आपस में ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक है। और सिंगल डिजिट में है तो उसको एज इट इज़ ही रखा जा रहा है। अभी अगर हम लोग फिर से देखें इसको, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेगा ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं ले जाना है, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं बनाना है, ऐसा मेरा एम नहीं है। मेरा एम बिल्कुल क्लियर है कि आपका जब आप रिवीजन के पर्पज़ से देखें तो आप एक शॉर्ट नोट में आप ये पूरा रिवाइज कर पाएँ, इसीलिए मैं वीडियोज़ को शॉर्ट रखूँगा और इन्फॉर्मेटिव रखूँगा। तो देखो ई का यहाँ पे क्या हो गया 4, डी का यहाँ पे 4 है, यू का। तो हम लोगों ने वॉवेल में क्या कॉन्सेप्ट देखा, वॉवेल में क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा दैट इज सम ऑफ digit of alphabetical
अल्फ़ाबेटिक ऐसे लिखते हैं सम ऑफ डिजिट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ अपोजिट लेटर्स। दैट मीन्स जो यहाँ पे वॉवेल है उसमें क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसमें ये कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जो वॉवेल है इसका जो अपोजिट लेटर हो रहा है उसका जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो रहा है उसको आपस में ऐड कर दे रहे हैं। अगर डबल डिजिट में तो सिंगल में तो एज इट इज़ लिख दे रहे हैं। कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में जहाँ सिंपल हो रहा है कि देखो डी का 4 है तो एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो 4 लिख दिए। अब देखो क्यू का क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 17, तो 1 और 7 इसको आपस में ऐड कर दिए 8। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्सोनेंट का। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, बताना है एसएससी एग्जाम का। तो एस देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एस का क्या हो गया, एस एस सी, इसको फिर से लिख लेते हैं 19, एस यहाँ भी 19, सी यहाँ पे 3, ई देखो यहाँ पे क्या हो गया, वॉवेल हो गया, तो ई का अल्फ़ाबेट का मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, एक्स का सेम आ जाएगा, कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स 24। ठीक है, ए देखो वॉवेल हो गया, तो वॉवेल का क्या था कॉन्सेप्ट, अपोजिट लेटर, उसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दैट मीन्स जेड। एम आपका कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स 13। अब देखो 19 है, मतलब दो इसमें आपका डबल डिजिट है, तो 1 + 9 क्या हो जाएगा 10। अब देखो फिर से 10 आ रहा है, तो 10 को फिर से हम लोग यहाँ पे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। एम है इसमें सिंगल डिजिट में लिखना, तो 1 + 0 दैट मीन्स 1। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखो 3 है, अब देखो वी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 20, कॉन्सेप्ट क्या जा रहा था, इसको ऐड कर देना, 2 + 2 दैट इज़ 4। फिर यहाँ 24 है, तो 2 + 4 6। जेड का कितना होता है 26, दैट मीन्स 2 + 6 8। एम का कितना है 13, 1 + 3 4, तो दैट मीन्स 1134 684, 1134 684। अब देखो कभी क्वेश्चंस में आपका ये भी आएगा, जो आपका ऑप्शन रहेगा काफ़ी क्लोज रहेगा, तो इसका क्या है 1134 684, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपने लॉजिक देखा, यहाँ पे जो लॉजिक फॉलो हो रहा है और जो भी यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बेसिकली लॉजिक देखना कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखो रिवीजन को कोड करके यहाँ पे लिखा गया है 35 और मॉक टेस्ट का आपको बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिवीजन का, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली देखें दैट इज़ REVISION, तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है, या तो आपका एज मतलब जो आपका यहाँ पे लेटर्स दिया हुआ है इसका अपोजिट लेटर्स, इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को आपस में ऐड कर देता है, नॉर्मली ऐसा पूछा जाता है। तो चलो इसमें देखते हैं। अब आर का कितना 18, ई का कितना होता है 5, वी का 22, आई का n, एस का कितना होता है 19, आई का 9, ओ का 15, एम का 14। ठीक है, तो अब इस सब को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली है कि 35 से आएगा नहीं। ठीक है, तो और क्या यहाँ पे लॉजिक हो सकता है, या फिर ऐसा हो रहा है कि रिवीजन में आपका कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो एक टर्म के लिए हम ये देखते हैं कि रिवीजन में वॉवेल कितने हैं, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वर्ड, इसमें वॉवेल कौन कौन सा है। तो देखो वॉवेल कौन कौन सा है, ई है, आई है, फिर आई है, फिर ओ है, दैट मीन्स EIIO। ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना है 5, आई का 9, आई का 9, ओ का 15। तो इसको अगर हम आपस में ऐड करें दैट मीन्स 15 + 5 20, 19 + 19 80, दैट मीन्स 38। अब इसमें से कॉन्सोनेंट कितना बच गया, तो RVSN बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आर का कितना हो गया 18, वी का कितना हो गया 22, एस का हो गया कितना 19, एन का हो गया 14। अब इसको अगर आपस में ऐड करें दैट मीन्स 18 + 22 40, 40 + 19 59 + 14, दैट मीन्स 73। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं 73, यहाँ 38, अगर हम 73 में 38 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ रहा है 35। तो हमें पता चल गया कोड क्या है, क्योंकि एक शॉर्ट व्यू में हम लोगों ने देखा रिवीजन में। अब ये देखो आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। रिवीजन का हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में देखा एक शॉर्ट व्यू में कि क्या इसका अपोजिट लेटर्स का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आ रहा है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे कि ये तो इससे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि मैं भी कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर क्या देखा, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू
ऑफ कॉन्सोनेंट माइनस अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ऑफ वॉवेल। तो चलो सेम लॉजिक मॉक टेस्ट में देखते हैं। अब मॉक टेस्ट में सबसे पहले वॉवेल कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ओ है, ई है, ठीक है। दैट मीन्स ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना हो गया 15, ई का हो गया 5, बाकी एम, सी, के, टी, एस, टी, ठीक है। एम का कितना हो गया 13, सी का 3, के का कितना हो गया 11, टी का 20, एस का 19, टी का 20। अब इसको अगर पूरा ऐड करें दैट मीन्स 13 + 3 16, 16 + 11 27, 27 + 20 47, 47 + 19 तो 47 + 19 + 20 तो कितना आ गया यहाँ 16, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8, ठीक है 86। अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो कॉन्सोनेंट का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का ऐड करने में आ रहा है उसमें हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना वॉवेल का। तो वॉवेल का यहाँ पे क्या आ गया 15 + 5 दैट इज़ 20। तो 86 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 66। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 66। लॉजिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा था कि जो भी आपका लेटर्स दिया हुआ है इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट में जो कॉन्सोनेंट का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगा उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे वॉवेल का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, ठीक है। चलो अब देखो आपका यहाँ पे इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। आपका एसएससी सिलेक्शन या फेस के एग्जाम में देखा गया था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट जितना भी गिवन होगा इस सबको स्टेटमेंट को आपस में क्या कर लेना है। इससे पहले चलो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन अमॉन्ग गिवन कंक्लूजन इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड देन गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट क्या है आपका, देखो ये पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ जो कोमा है ना ये पार्ट में दिया है, इसको ये मत समझ लेना कि सब एक ही साथ है, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, ग्रेटर देन का सिंबल का, फिर लेस देन का, फिर आता है इक्वल टू का, ठीक है। ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। अब इसमें भी इधर और का केस होता है, ठीक है। वो भी हम लोग वीडियोस में देख लेंगे, या तो आप चाहे तो अनअकैडमी पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और आप ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सब आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी, सब आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको कंबाइन करें। तो देखो पी आर है, फिर क्या है एक्स डी टी, फिर है एक्स डी टी टी आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं इसमें आपको। अब आर है तो देखो ये जो पार्ट है ना एक्स डी टी आर वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट, इसको क्या करूँ यहाँ पे देखो आर कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये आपका हर स्टेटमेंट में कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक्स को इसके ऊपर से लिखना स्टार्ट करो एज इट इज़। एक्स ग्रेटर देन मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू डी है तो एक्स लेस देन इक्वल टू डी दे दिए। डी फिर क्या है ग्रेटर देन टी है, और टी और आर के बीच में क्या साइन है ग्रेटर देन का, आपको एज इट इज़ ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी से जोड़ दो, टी इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू एल लेस देन जेड। ये सबसे शॉर्ट वे में है, अगर आपको और भी कोई शॉर्ट वे आता है तो आप उससे बना सकते हैं, बट मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी शॉर्ट वी है। इससे आप वो एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट आपका लंबा दिया हुआ है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है, P इज़ लेस देन डी, ये कंक्लूजन बताना है। तो अब हम P से D की ओर देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे P से D की ओर देख रहे हो तो देखो P से D की ओर है। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ब्रेक करके लिख देता हूँ, देखो तो P से D की ओर देख रहे हैं हम अगर हम, तो इसी को मैं यहाँ पे सीधे लाइन में लिख दिया हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आप इजीली समझ जाओगे। P ग्रेटर देन आर है, आर क्या है लेस देन टी है, और टी लेस देन डी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं है P और D में, ठीक है। और भी आप स्टेटमेंट ये देख सकते हो, देखो P और D के बीच में ग्रेटर देन का भी साइन है,
और क्या है, लेस देन का भी साइन है। ठीक है, तो अब जब हम ये सिंबल देख रहे हैं, दैट मीन्स आप लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट के बीच में, ठीक है, एक ही वे में सिंबल कोई जा रहा हो, जहाँ सपोज कीजिए कि ग्रेटर देन का ही सिंबल जा रहा हो, और वहाँ आपसे ये पूछ लिया, सपोज कीजिए ए है और बी है, और पूछ लिया कंक्लूजन में कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रू हो जाएगा। बीच में दोनों के सिंबल के बीच में, शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों सिंबल के बीच में अगर कहीं भी लेस देन का साइन आया, या कहीं भी एक साइन हुआ जो फॉलो नहीं कर रहा हो, दैट मीन्स एक वे में नहीं जा रहा हो एक ही सिंबल में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो और भी क्राइटेरिया, अगर यहाँ पे ये पूछ दे कहीं और लिखा हो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो क्या ए ग्रेटर देन बी होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं ग्रेटर देन को, फिर लेस देन को, फिर इक्वल टू को। अब यहाँ पे सब जगह इक्वल टू सिंबल रहता तो हम ये बोल सकते थे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक से अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या हो गया आपका, P इज लेस देन D, फॉल्स हो जाएगा, रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखो R और N के बीच में देखो, तो अब देखो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे R और N के बीच में देखेंगे, तो क्या हो गया, R लेस देन T, T ग्रेटर देन N। तो R और N के बीच में देखो, क्या एक ही सिंबल दोनों के बीच में है? नहीं है, एक यहाँ पे लेस देन है, एक ग्रेटर देन है, और डायरेक्ट रिलेशन भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है और एन के बीच में, तो दैट मीन्स ये भी आपका फॉलो नहीं होगा। अब देखो ये यहाँ पे अब एग्जांपल देके मैं अगर बताऊँ कि आर ग्रेटर देन एन कैसे होता, दैट मीन्स अगर ये सिंबल रहता ना दोनों के बीच में, तो यहाँ पे करेक्ट होता। और भी कैसे करेक्ट होता, आर इज लेस देन टी, टी इज लेस देन एन, तो क्या इसमें बताओ करेक्ट होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आर इज ग्रेटर देन एन। ये सिंबल यहाँ पे अगर सपोज करो हो रहा होता और यहाँ पे आपसे पूछता एन इज ग्रेटर देन आर, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया रहता और कंक्लूजन में ये मेंशन रहता है कि एन इज ग्रेटर देन आर, तो ये ट्रू हो जाता। अब हो समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर इज लेस देन एन है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो एन है वो ग्रेटर है आर से, तो ट्रू है। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब हम डी और एल के बीच में देख रहे हैं, अब हम डी और एल के बीच में देखें, दैट मीन्स डी ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन एन, एन इक्वल टू एल। तो देखो सेम आ रहा है जो भी हम लोगों ने एक प्रायोरिटी वाला यहाँ पे देखा, डी क्या है, ग्रेटर देन है टी से, टी ग्रेटर देन एन है, और एन इक्वल टू एल है। तो इसको अगर हम लिख दें कि इस तरह से लिखें, एन तो इक्वल टू एल है, तो ऐसे लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन टी, टी इज ग्रेटर देन एल, तो दैट मीन्स डी ग्रेटर देन हो गया ना एल से, तो ये आपका ट्रू हो गया। तो कौन कंक्लूजन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ तीसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। होपफुली ये वीडियोज़ मतलब जो क्वेश्चन है आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन सैलुक से रिलेटेड है। अब क्या है यहाँ पे, ओनली एनिमल आर रेड, जब भी ओनली का है आपको उल्टा ले लेना, दैट मीन्स बर्ड और एनिमल। पॉसिबल वैन डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं सैलुक्स का क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, नो एनिमल इज ह्यूमन, कोई भी एनिमल यहाँ पे ह्यूमन नहीं है। ठीक है, सम ह्यूमन इज गॉड, सम ह्यूमन इज गॉड। ठीक है, कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, सम गॉड कैन बी बियर्ड, कैन बी बर्ड, क्या कुछ जो गॉड है वो बर्ड हो सकता है? तो देखो यहाँ पे क्या कंक्लूजन पे आ रहा है, सम गॉड कैन बी बर्ड, क्या कुछ गॉड बर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट में देखें, ओनली जो बर्ड है, ओनली एनिमल आर बर्ड, अगर हम ये पे देख लें ओनली एनिमल आर बर्ड, इस लाइन को आपको समझने की बात है। फिर क्या है, नो एनिमल इज ह्यूमन, कोई भी एनिमल यहाँ पे ह्यूमन नहीं है, और कुछ जो ह्यूमन है वो गॉड, तो दैट मीन्स फॉल्स हो गया। फिर क्या, नो एनिमल इज गॉड, नो एनिमल इज गॉड, तो हम ये डायरेक्ट देख रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन ही स्टैब्लिश नहीं है एनिमल और गॉड में। ठीक है, तो दैट्स वाई ये भी फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, नन फॉलोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आज की वीडियोस में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और जाने से पहले और इस क्वेश्चन में एक मतलब आपके लिए एक होमवर्क है, दैट इज़ पुअर को कोड किया गया है। ठीक है, 1644 18। ठीक है,
आपका बताना है, आपको ये बताना है कि गुड का कोड क्या होगा, ठीक है। और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पे पुअर को कोड किया गया 164418, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि गुड का कोड क्या होगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन 1 7 4 15 4, 7 15 4 2 7 444, ऑप्शन 4 7 5 15 4, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।